गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग अपना 11th क्लास का जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है बहते हुए जल में ऊर्जा। इससे पहले हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में कि हमारा आदर्श द्रव क्या होता है। तो आदर्श द्रव में हमने क्या बताया था, उसमें लिख के बताया था कि आदर्श द्रव वे द्रव होते हैं जिनमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। पहला है असंपीड्यता, जिसको आप ये कहेंगे कि दाब लगाने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर हमारा जो द्रव है उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे असंपीड्यता कहते हैं। ये आदर्श द्रव की कंडीशन है। जैसे मान लीजिए ये द्रव है और द्रव में जब आप ऊपर से दाब लगाते हैं तो दाब लगाने पर द्रव के आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसको हम असंपीड्यता कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं हम, जिसको वो प्रॉपर्टी कहलाती है कि द्रव के अंदर श्यानता का गुण नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इसको लिखेंगे शून्य श्यानता या नॉन विस्कोसिटी। श्यान बल तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि द्रव की जो विभिन्न परतें हैं, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, द्रव की जो विभिन्न परतें हैं उन विभिन्न परतों के बीच एक बल लगते हैं जो किन्हीं भी दो परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, शून्य श्यानता बोलेंगे। या फिर ऐसा गुण द्रव का जिसके अंदर घर्षण बल जो लग रहे हैं द्रव के अंदर या श्यानता के बल जो लग रहे हैं वो ज़ीरो के बराबर हों, उनको हम शून्य श्यानता बोलेंगे या नॉन विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यदि हमारे पास में द्रव की ये लेयर्स हैं A B C D E, तो यदि पहले वाली जो लेयर है A वो आगे की तरफ बढ़े तो B वाली जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को पीछे की तरफ खींचेगी। इसी तरह से नीचे वाली जो लेयर है वो B वाली लेयर को आगे की तरफ खींचेगी। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो कंसेक्यूटिव लेयर्स हैं ऊपर से नीचे वाली, वो लगातार एक दूसरे के आगे बढ़ने का विरोध कर रही हैं और इसको क्या कहते हैं, हम श्यानता का गुण कहते हैं। तो जो हमारे आदर्श द्रव हैं उनके अंदर ऐसा गुण पाया नहीं जाना चाहिए। ये पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ, दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं आवर्तता का सिद्धांत। आवर्तता के सिद्धांत में ये बताया गया था कि कोई हमारे पास में इस तरह की ट्यूब है, ऐसे ये ट्यूब दे रखी है और इस वाली ट्यूब को हम बोलते हैं धारा रेखीय नली। और धारा रेखीय नली में द्रव का प्रवाह इस तरह से होता है जैसे कि प्रत्येक जो लेयर है द्रव की वो अपने अलग अलग पथ को अपनाते हुए आगे बढ़ती है। इसको धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तो जैसे किसी पाइप के अंदर पानी का फ्लो होता है तो उसको हम धारा रेखीय प्रवाह या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मीटर स्क्वायर है और दूसरे वाले एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 है और यहाँ से निकलने वाले द्रव का वेग क्या है, V2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट, ये बताया गया था कि किसी परिच्छेद क्षेत्रफल का क्षेत्रफल और उसके संगत प्रवाह होने वाले द्रव के वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है और इसको आवर्तता का सिद्धांत कहते हैं। और ये प्रूफ करते समय हमने ये बताया था कि प्रति सेकंड द्रव का जितना द्रव्यमान एक सिरे पर एंटर करता है उतना ही द्रव्यमान दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। इस आधार पर हमने ये प्रूफ किया था पिछले टॉपिक में। यहाँ से हमें ये कैलकुलेट होके आता है
ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है। तो जहाँ पर पाइप का परिच्छेद क्षेत्रफल बड़ा होगा वहाँ पर वेग जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, द्रव का वेग घट जाएगा। तो ऐसे पाइप जिनका परिच्छेद क्षेत्रफल बड़ा होता है उससे बहने वाले जो द्रव हैं उनका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। और जहाँ परिच्छेद क्षेत्रफल छोटा होता है वहाँ द्रव का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पतले पाइप जो होते हैं उनसे निकलने वाले द्रव का वेग जो है वो ज़्यादा होगा, और जो मोटे पाइप जो होते हैं उनसे निकलने वाले द्रव का वेग कम होगा। बात समझ में आ गई है? इसको लिखवा दिया है हम लोगों ने पहले, है ना। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे बहते हुए जल में ऊर्जा। इसी के आधार पर हमको बर्नौली की प्रमेय पढ़ानी है ना। तो बहते हुए जल में ऊर्जा पढ़नी है हमको कि बहते हुए जल में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक को कहते हैं हम एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, दूसरे को कहते हैं हम एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, और तीसरे को बोलते हैं एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। प्रेशर को पी से बताते हैं, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या करेंगे, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P/V। इसी तरह से एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड लगा दें, आयतन से भाग लगा दें। इसी तरह से एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा में भी आप वॉल्यूम से डिवाइड लगा देंगे, आयतन से भाग लगा देंगे। तो ये एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हो गई। इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे होगी और इसके लिए फॉर्मूले क्या ड्राइव होंगे। तो मैं पहले ये समझा रहा हूँ आपको एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। तो मान लीजिए कि ये एक पाइप है सिलेंड्रिकल जिसमें द्रव भरा हुआ है किसी ऊंचाई तक, है ना। इसका जो निचला वाला जो हिस्सा है वो एक नैरो पाइप से जुड़ा हुआ है, एक नैरो पाइप से जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारा, A मीटर स्क्वायर है। फिर जब हम देखते हैं कि द्रव दाब डालते हैं और इस वजह से ये जो द्रव है वो पिस्टन पर दाब लगाएगा, और पिस्टन इस दाब के कारण मान लीजिए x विस्थापन तक विस्थापित हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा, x की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो हम देखते हैं कि जब दाब लगेगा तो दाब लगने से क्या है कि बल की वजह से बल भी प्राप्त होगा पिस्टन पर। पिस्टन पर बल लगेगा तो बल की वजह से ये पिस्टन P बिंदु से Q बिंदु की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा, या X से Y की तरफ स्थानांतरित हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द्रव द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल ये लिखा जाए तो हम लिखेंगे P बराबर क्या होता है, F/A। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। तो F बराबर कैलकुलेट करेंगे तो P/A आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इस बल के द्वारा पिस्टन X से Y तक विस्थापित हुआ है, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि बल द्वारा पिस्टन को X दूरी तक विस्थापित करने में कृत कार्य। तो कार्य बराबर लिखा जाएगा, तो कार्य बराबर जानते हैं बल गुणा विस्थापन होता है। तो W = लिखेंगे आप, बल है हमारे पास F और विस्थापन कितना है, x। F का मान समीकरण फर्स्ट से रख दोगे तो W बराबर आ जाएगा बच्चों P/A/x। अच्छा, A/x को क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम, आयतन, क्योंकि एरिया का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर है और दूरी का मात्रक मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर क्यूब का जो मात्रक है वो किसका है, वॉल्यूम का है, आयतन का है। तो इस वजह से W बराबर क्या लिख दोगे आप, P/V लिख दोगे। यहाँ पर V से भाग लगा दीजिए, तो W/V × PV/V, V से V कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा
कैलकुलेट होके कि W/V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P। इसी को क्या कहेंगे हम, दाब ऊर्जा कहेंगे एकांक आयतन की। तो दाब ऊर्जा किस फॉर्म में आपकी इस स्टोर हो रही है द्रव के अंदर, द्रव को किसी दूरी तक विस्थापित करने में जो भी कृत कार्य है, कृत कार्य और आयतन का जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा हमारे पास, दाब ऊर्जा कहलाएगी। तो किसी एकांक आयतन के द्रव को विस्थापित करने में जो भी कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगी, दाब ऊर्जा कहलाएगी। V बराबर आप यहाँ 1 लगा दें तो W/1 बराबर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और परिभाषा क्या लिखी जाएगी कि किसी एकांक आयतन के द्रव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कृत कार्य ही क्या कहलाएगा, कृत कार्य कहलाएगा। उस द्रव की दाब ऊर्जा जो कि प्रति एकांक आयतन में स्थित हुई है। ठीक है।